एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज लेकर आई हूँ। कह सकते हैं बहुत ही बड़ी बिग अपडेट है आप सबके लिए। सीबीएसई ने अपने 10th और 12th के जो सैंपल पेपर्स थे वो लॉन्च कर दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं। आप जाकर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल पेपर्स प्लस उसकी मार्किंग स्कीम दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सैंपल पेपर का भी पता होना चाहिए और आपको उसकी मार्किंग स्कीम का भी पता होना चाहिए, क्योंकि सैंपल पेपर आपको ये आइडिया देगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और मार्किंग स्कीम जो है वो आपको ये आइडिया देगी कि किस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने कितने मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तब जाएंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर सोल्व करवाऊंगी। इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर को सोल्व करवाते वक्त मैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगी, बट फिर भी ये तो सिर्फ हम सैंपल पेपर सोल्व कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझना है हर कंसेप्ट को, हर चैप्टर को, तो मैं आज से और अभी से आपको पूरी जो इकोनॉमिक्स है उसके जो जितने भी कंसेप्ट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे जाने वाले हैं या जो कि मार्क्स सबसे ज्यादा जहां से आता है वो मैं आपको इस चैनल के थ्रू समझाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज सैंपल क्वेश्चंस पेपर ऑफ 2022 एंड 23। आज हम सॉल्व क्या करने जा रहे हैं? इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का, क्योंकि क्लास 12th जो है वो इकोनॉमिक्स में एक तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर चलती है, जिसको बच्चे कई बार डर भी जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं और कई बार बच्चों को ये बहुत ही अच्छा भी लगता है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हमारी जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है क्वेश्चन पेपर में वो 5 इंस्ट्रक्शन दे रखी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 होंगे। पहली इंस्ट्रक्शन है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 सेक्शन। ये क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शन लेके चलता है? 2। कौन कौन से? मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो पार्ट ए है वो मैक्रो को दिखाएगा और पार्ट बी है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाएगा। क्वेश्चन जो हमारी इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है दैट इज दिस पेपर कंटेन्स 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन 1 मार्क। इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए जाएंगे या पूछे जाएंगे जो कि 1-1 नंबर के होने वाले हैं। तीसरी इंस्ट्रक्शन है कि दिस पेपर कंटेन्स 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच। 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, जो कि छोटे होंगे, जो कि आपको 60 से 80 वर्ड्स के अंदर लिखना है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है दिस पेपर कंटेन्स 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच आंसर 80 to 100। इसमें जो नेक्स्ट है वो कहता है कि 6 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो कि 4-4 नंबर के होंगे। ऊपर 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो 3-3 नंबर के पूछे गए थे। अगला है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 लॉन्ग। पहले हमारे शॉर्ट थे, उसके बाद में फिर से शॉर्ट थे। पहले शॉर्ट 3-3 नंबर के थे, दूसरा शॉर्ट 4-4 नंबर के। अब हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग जो आंसर टाइप क्वेश्चन है वो तो 4 लंबे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 6-6 नंबर के होंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में 4 तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे और 6 मार्क्स के होंगे। आपको बड़े ही प्यार से, बड़े ही इजी वे से मैं सारे सैंपल पेपर को सॉल्व करवाऊंगी। आपको भी सेम इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम्स को फेस कर सकें। सो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो सेक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज जो है मैं वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के 17 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल हमारे पास 34 क्वेश्चन है और अगर 34 क्वेश्चंस को मैं आज लेकर चलती हूँ तो ये वीडियो जो है बहुत बड़ी बन जाएगी, जो कि मतलब एक तरीके से देखने में भी अच्छी नहीं बनेगी और आपको समझने में भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैं सिर्फ आज आपको मैक्रो करवाऊंगी, कल आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाऊंगी। मैक्रो में सेक्शन ए है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको सिंपली सीधे नहीं मिलेंगे। अगर मैं मेरे टाइम की बात करूं बेटा तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते थे। एमपीसी क्या होता है, एपीसी क्या होता है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन बड़े ही इजी तरीके से। बट टाइम के साथ कंपटीशन एनहांस हुआ है, टाइम के साथ हर चीज बड़ी है, अच्छी हुई है, स्मार्ट तरीके से पूछी गई है, तो भाई क्वेश्चन पेपर भी उलझा हुआ तो आएगा। इस उलझन को सुलझाने के लिए आपको बहुत ही डीपली
और बहुत ही क्वालिटिव तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो भी आपसे कोई इजी नहीं पूछा गया, वो क्वेश्चन भी आपसे बड़ा ही टिपिकल तरीके से घुमा फिरा के 2 स्टेटमेंट में पूछा गया है। हो सकता है कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जो पहले स्टेटमेंट को उसे पढ़ी हुई है उसको समझ आ जाए और दूसरे स्टेटमेंट उसे ना हो, तो सीबीएसई घुमाना चाहती है, सीबीएसई ये दिखाना चाहती है कि अब आपको बहुत ही आराम से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट, the conjunction curve is an upward sloping straight line curve due to the direct relationship between income and consumption। पहली लाइन को हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैंने बोला कि कंजप्शन कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग को दिखाती है। एक कंजप्शन कर्व जो है वो किसको दिखाती है? अपवर्ड स्लोपिंग को। ये मैंने ले लिया y और यहाँ मैंने ले लिया c, तो ये हमारी c है। अब ये किसको दिखा रही है बेटा? अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। आई थिंक ये जा रही है ऊपर की तरफ, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। अगली बात इसमें बोली जा रही है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन वो भी कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखो बेटा, अगर आपकी इनकम 100 रुपए से 200 रुपए हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है आप जो चीज 4 खरीदते थे आप वो 8 खरीदोगे। सबकी यही होता है, आपके परचेसिंग पावर बढ़ी, आपके पैसे बढ़े तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है। हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड भी यही बोलता है। तो यहाँ पे जो पहली जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि द कंजप्शन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन एंड द अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट एमपीसी टू कंज्यूम। अब कह रहा है कि बेटा इसके अंदर जो दूसरी लाइन है वो ये कह रहा है कि ये जो सी है ये एक तरीके से कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस में हमारा कांस्टेंट ही होता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू मेरे और अकॉर्डिंग टू बुक और अकॉर्डिंग टू सबके बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको सामने बना के भी दिखा दिया। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, अपवर्ड होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। नंबर 2 जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या बोलती है? कहता है एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजप्शन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। In the light of given statement, choose the correct alternative from the following। दूसरी बात इन्होंने बोला बेटा, इस तरफ ये हमने बना दी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है वो कहता है दोनों की पैरेलल होती है। तो हमें पता है कि अगर हम ऐसे लाइन बना रहे हैं दैट इज ऑल्सो पैरेलल, अगर ऐसे है तो भी क्या है? पैरेलल है। तो आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ आ रहा होगा कि एग्रीगेट डिमांड और सी ये दोनों एक दूसरे को क्या दिखा रहे हैं? पैरेलल दिखा रहे हैं। और जब पैरेलल होता है तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है वो भी सही हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा दैट इज सी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड आर सेकंड आर ट्रू। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन। इसमें पहले स्टेटमेंट भी करेक्ट है बेटा और दूसरे स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब मैं आपको फिर कहूंगी एक बार कि ये क्वेश्चन उसी बच्चे को समझ आएगा जिसने ASAD कंसेप्ट 7, 8, 9 चैप्टर तीनों बहुत ही अच्छे से करे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूंगी एग्जाम के पॉइंट से तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। उसके बाद चीज है ये एक हमारे लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको करंट अफेयर्स जैसे कंसेप्ट को भी समझाने में बहुत हेल्प करता है। क्या कहीं लड़ाई होगी तो मैथमेटिक्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। इंग्लिश पे नहीं, बट जो हमारी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उस पर पूरा पूरा असर इसका पड़ता है। तो ये तो एक अलग बात थी। टॉपिक हमारा क्वेश्चन है कि सेकंड, ओविंग टू द रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग क्रूड प्राइसेस ड्यू टू द सप्लाई साइड। देखिए बेटा, कुछ गल्फ कंट्रीज ऐसे हैं जहां से हमें क्या होती है? क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। तो ये कंट्रीज ऐसे हैं जहां से हमें क्या होती है? क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो सप्लाई है वो कम हो गई है और फिर उससे क्या हुआ? प्राइसेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑन द बीओपी सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए बेटा, जो मैं समझाऊं वो ध्यान से सुनना है। मैंने क्या कहा कि क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल हम क्या करते हैं? ये क्रूड ऑयल हम करते हैं इंपोर्ट। अब देखो, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा? हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आउटफ्लो होगी, मतलब हमारे पास से चली जाएगी। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इनफ्लो होती है, मतलब हमारे पास आ जाती है। क्रूड ऑयल है, दूसरी कंट्रीज से हम लेते हैं, उसे इंपोर्ट हो रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ेगा? आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल
राइस, हमारे जो आउटफ्लो है वो ज्यादा हो जाएंगे, हमारे जो यूएस डॉलर है वो चली जाएगी। अब यूएस डॉलर का यहाँ पे जिक्र क्यों किया ये भी बता दूं, ये यूएस डॉलर एक ऐसी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है वर्ल्ड की, जिसके बेसिस पे हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को करते हैं। जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं करेंसी वो कौन सी है, यूएस डॉलर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आपको बताया दिया मैंने, डी ऑप्शन जाएगा, पहले का सी ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पस। कह रहे कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को, मतलब सीधी बात है पैसे को जमा करवाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या करना है, लोन पे देना है। अब आप सबको पता है कि जब भी कोई पैसा अगर डिपॉजिट करवाने आता है बैंक में, तो बैंक क्या करता है, बैंक उसे लोन में दे देता है हमारे देशों को। क्यों? क्योंकि उसे क्या करना है, क्रेडिट को क्रिएट करना है, बैंक मनी क्रिएट करनी है, पैसा बनाना है। क्यों? क्योंकि बैंक का काम होता है हमी से लेके हमी को लोन पे दे देना। जब हमसे ही लेता है और हमें लोन पे दे देता है, उसके बीच का जो पैसा होता है उसे बोला जाता है क्रेडिट क्रिएशन। तो बेटा इसका जो ऑप्शन जाएगा दैट इज ए, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक ही एक ऐसे बैंक है जो कि पैसा जमा करवाने का काम करते हैं और एडवांस में लोन देने का काम करते हैं। दैट मीन्स जो कमर्शियल बैंक है उनके प्राइमरी फंक्शन होते हैं कौन कौन से, 2 होते हैं। पहला होता है डिमांडिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। ये दोनों क्या है हमारे एक तरीके से प्राइमरी फंक्शन है। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बट बैंक नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सुपरविजन का काम करता है बट मनी को क्रिएट करने का काम नहीं करता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ही आरबीआई काम करता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है छोड़कर ए को। तो जो 3rd क्वेश्चन है उसका ऑप्शन जाएगा ए, कमर्शियल बैंक। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। अब दोबारा से क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की जा रही है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, माइंड क्लिक करता है और सीधा आंसर आ जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो बड़े ही घुमा के दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट, असर्शन, रीजनिंग और ना जाने किस तरीके से इनको घुमाया गया है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, माइंड को बिल्कुल साउंड रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लिक कर पाएंगे। देखिए बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पहला हमारे पास में एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। बिल्कुल सही बोला गया है। ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है वो रिकॉर्ड की जाती है करंट अकाउंट के अंदर। हमारे पास 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है बेटा करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। स्टेटमेंट सेकंड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये कैपिटल जो अकाउंट है उसमें लिखी जाती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए अच्छी भी होती है और यहाँ से हमारे पास में फॉरेन करेंसी है वो आती है। बट हमें ये वाली बात नहीं करनी कि कैसी होती कैसी नहीं, हमें स्टेटमेंट पे फोकस करना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही सेटिस्फाई करती हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट है नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। अब देखिए बेटा दूसरी दे रखी है स्टेटमेंट सेकंड कैपिटल इज अ फ्लो कंसेप्ट। कैपिटल फ्लो कंसेप्ट है और नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक कंसेप्ट है। बिल्कुल गलत है दोनों ही कंसेप्ट, क्योंकि स्टॉक का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं स्टॉक की तो स्टॉक का मतलब होता है बेटा पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर फ्लो की बात करूं तो ये होता है बेटा पीरियड ऑफ टाइम। अब दोनों में उल्टा कर रखा है तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं, गलत हैं। वो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है। ना तो नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक कंसेप्ट होती है, न कैपिटल जो होता है वो फ्लो कंसेप्ट होती है। ठीक है बेटा, देखिए अब क्या कर रखा है, इसी क्वेश्चन में एक और दे रखा है, मतलब यही क्वेश्चन हमें और के तरीके से भी समझाने की कोशिश की है। मतलब अगर आपको हो सकता है पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं समझने के लिए। बाकी पहला क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, क्योंकि स्टॉक और फ्लो ये आपको इजी समझ में आ जाना चाहिए। स्टॉक और फ्लो दोनों ही बड़े ही इजी कंसेप्ट है, बट फिर भी चल पड़ते हम हमारे जो और का कंसेप्ट है उसकी तरफ। Read the following figure carefully and choose the correct pair of the alternative given below। देखिए बेटा हमें दे रखा है सबसे पहले जनरेशन फेज, उसके बाद में हमारे पास दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और यहाँ हमारे पास कुछ नहीं दे रखा है। हमें जो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी डैश दे रखा है,
यहाँ पे हमारे पास कुछ दे नहीं रखा, बट यहाँ पे भी दे रखा है। इन शॉर्ट अब मैं चलूंगी आपको लेकर सर्कुलर फ्लो में। मैंने आपको समझाया था बेटा अपने वीडियोस के अंदर सर्कुलर फ्लो को बड़े ही अच्छे तरीके से। सर्कुलर फ्लो के 3 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है आपके पास में जनरेशन फेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और एक होता है डिस्पोजिशन फेज। अब आप देख लो इसके अंदर ऑप्शन में थर्ड फेज कौन सा है, डिस्पोजिशन, जो कि इसके अंदर दे नहीं रखा। तो आप बिना बंद करके भी इस पे आंसर मतलब आंसर पे जा सकते हो, क्योंकि किसी ऑप्शन के अंदर डिस्पोजिशन नहीं लिख रखा, सिर्फ एक के अंदर ही है। कौन से के अंदर, सी ऑप्शन के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और ऊपर वाले के अंदर मतलब 2 डैश है, तो पहले आएगा आउटपुट, और पहला जो मतलब यहाँ पे तो आ जाएगा बेटा आउटपुट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्पोजिशन। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4 एंड ऑटोनोमस कंजप्शन इज 30 करोड़, द रिलेवेंट कंजप्शन फंक्शन क्या होगा। तो देखिए बेटा, हमें हमारे यहाँ पे गिवन है के की वैल्यू। के की वैल्यू दे रखी है 4, और c इक्वल टू सी बार प्लस MPC और y होता है। तो हमारे पास यहाँ पे c की वैल्यू 30 दे रखी है। अगर k इक्वल टू 4 है तो 1/1 माइनस MPC वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। और अगर आपने स्मार्ट तरीके से समझने की कोशिश की है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.75 और y। ये ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन है उसमें दिखाई दे रहा होगा। इसका जो ऑप्शन ए है c इक्वल टू 30 प्लस 0.75y, मतलब इसका ऑप्शन जाएगा ए। अब आप कहोगे मैम ये तो आपने बड़ा ही जल्दी से समझा दिया। तो बेटा मैं सिर्फ यहाँ पर आज आपको इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर को एनालाइज करवा रही हूँ कि इसका लेवल कैसा है। लेवल बहुत ही मेरे को तो इजी लगा, क्यों, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर रखे हैं। इजी आपको भी लग सकता है अगर आपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। मैं इस जो ये चैप्टर है आपका एएस और एडी कंसेप्ट, इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल का जो वीडियो है वो सेपरेट बनाऊंगी। उस टाइम पे आप इसे समझ सकते हैं। बाकी आपके प्लस माइनस के जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होने चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि सीधा हमारा फॉर्मूला लगना होता है इसके अंदर। तो आप यहाँ पे मतलब आज के लिए इतना ही है। उसके बाद जब आपको लगे कि मुझे न्यूमेरिकल पोर्शन समझना है, दैट मीन्स मेरे चैनल पे आइए, और जो मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन का जो मैं बनाऊंगी, जो कि मैंने बनाया नहीं है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्यों नहीं बनाया था, उसके पीछे रीजन था। अब तक मेरा चैनल नया था, ऊपर से मेरे पास सीबीएसई की गाइडलाइंस नहीं आई थी, और अब मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लिया है। उसी के बेस पे, उसी के तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पे मुझे मेन फोकस करना है, अब मैं उसी तरीके से हर चैप्टर की वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के और पार्ट के ऊपर। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 का जो मेन पार्ट था वो किया था, और में दे रखा है बेटा इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन नेशनल इज इक्वल टू द इंक्रीज इन कंजप्शन। इससे क्या होता है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो जो हमारा कंजप्शन है वो भी इंक्रीज होता है। तो आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एमपीएस, हमें दिखानी है एमपीएस की वैल्यू क्या होगी। मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू सेव की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर जाएगा वो एक तरीके से आपको सोल्व करना है, ऐसे आपको नहीं आएगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मैंने इसका जिक्र क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया कि नेशनल इनकम के इंक्रीज होने से जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज होता है। तो एमपीसी की वैल्यू होती है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या होता है, कंजप्शन में चेंज होना। डेल्टा वाई क्या होता है, इनकम में चेंज होना। मैं अज्यूम कर लूं, मान लो ये 100 है, ये भी 100 है, तो दोनों को करूं तो 1 के बराबर ही आएगा, क्योंकि हम हर चीज को किसके बराबर लेके चलते हैं, 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो एमपीसी और एमपीएस है, मतलब एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे जब इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एमपीएस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो बेटा साफ साफ पता चल रहा है एमपीएस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसका जो ऑप्शन जाएगा दैट इज डी ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है मनी सप्लाई इन इंडिया इंक्रीज इफ डैश। ये कह रहा है कि मनी सप्लाई इंडिया के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई इंडिया के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। अल्टरनेट हमें दे रखे कौन कौन से, देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1934 में बना था, इंजेक्ट मोर मनी इन द सर्कुलेशन। देखिए बेटा, सबसे ज्यादा मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने में सबसे मेन वाइटल रोल प्ले कौन करता है, आरबीआई। क्यों, क्योंकि सभी बैंकों का
बाप है भाई। आरबीआई जो होता है वही सारे काम करता है। आरबीआई इंस्ट्रक्शन देता है हर कमर्शियल बैंक को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्वांटिटेटिव क्वालिटी सभी तरीकों से। तो आपको याद रखना है। पहली चीज आपको समझ आ गई होगी कि आरबीआई वाले जो लाइन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेन रोल यही प्ले कर रहे हैं। नंबर 2, द कमर्शियल बैंक एक्सपेंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन है उसके वो अपने एक्सपेंड कर सकता है। ये वाली बात भी ठीक है, क्योंकि कमर्शियल बैंक है वो भी क्रेडिट क्रिएट करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। पीछे अभी हमने क्वेश्चन किया, एडवांस मतलब डिपॉजिट जमा करवाता है, एडवांस में लोन देता है, दोनों के बीच का जो अमाउंट होता है उसको वो क्रेडिट क्रिएट करने में हेल्प करता है। थर्ड आता है टैक्स रेट आर रिड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका तो वैसे तो कोई खासा मतलब रोल नहीं बनता गवर्नमेंट के अंदर, तो ये नहीं आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द बैंक रेट। रिजर्व बैंक है इंडिया का, वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है बैंक रेट को। अब देखो बेटा, जितने भी रेट, जितने भी रेशियो आरबीआई ने बना रखे हैं उन सभी को क्या करना होता है, कम करना होता है। किसके लिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ तो क्या दिखा रखा है, इंक्रीज दिखा रखा है। जैसे सीआरआर हो गया, एलआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कोई भी रेट हो, कमर्शियल बैंक मतलब आरबीआई जो है ये क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगर मनी सप्लाई को उन्हें क्या करना है, मतलब आरबीआई को अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो वो इनकी रेट को कम कर देगा, अगर डिक्रीज करना है तो बढ़ा देगा। ये एक तरीके से मैं कह दूं कि ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो चौथा तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। बट देखिए बेटा, जहां तक मैं देख पा रही हूँ या मैं समझ पा रही हूँ, मेरे हिसाब से पहले 2 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट, मतलब पहली 2 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आगे के 2 स्टेटमेंट ठीक नहीं है, 4 तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये क्वेश्चन हल्का सा डाउट में है, बट फिर भी इसका जो ए ऑप्शन है वो जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन पे बाद में भी देख लेंगे। बाकी आप अभी के लिए इस क्वेश्चन, इसके जो आंसर है उस पे ऑप्शन 1 पे आपको जाना है, मतलब ए पे जाना है, पहली, दूसरी और तीसरी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग पहला और दूसरा ही ठीक है, कंप्लीट तरीके से 100% जो मैं कह सकती हूँ उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, सपोज द फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी। कोई इमेजिनरी इकोनॉमी है जो कि है नहीं बट मानी जा रही है। इकोनॉमिक्स में यही तो हमने पढ़ा है, जो चीज है नहीं बट हमें मानना है। केन्स इकोनॉमिक्स, एक ऐसी इकोनॉमी को मान लो जहाँ रिसेशन आया हुआ है, जबकि आज तक 1929 की बात को हम आज तक पढ़े जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें मानना तो पड़ेगा ही। तो देखिए इसमें दिखा रखा है विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट्स। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि BOT क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है बेटा, विजिबल आइटम्स जो एक्सपोर्ट के होते हैं वो, और अगर उसमें से माइनस करते हैं विजिबल आइटम्स जो होते हैं इंपोर्ट के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BOT आ जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। तो देखिए 280 में से 240 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, 280 माइनस 240 इक्वल टू 40। दूसरा बोल रखा है इसमें से कि हमारे पास में 580 माइनस 460, ये हो जाएगा 120। अब देखो यहां से साफ साफ हमें समझ आ रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड 2010 टू 2020, 2010 से 2020 तक क्या हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुए हैं या घटे हैं, या फिर इंप्रूवमेंट हुआ है विजिबल आइटम्स में, या फिर एक तरीके से। तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक जा रहा है। हमने क्या किया, कहीं ना कहीं हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंप्रूवमेंट तो दिखाई है। मतलब आपको याद रखना है, अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा जा रहे हैं और हमारे इंपोर्ट कम हो रहे हैं तो हम अच्छे हैं, और अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा जा रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारे कम है तो हम खराब है। तो यहाँ से कंडीशन जो है वो इंप्रूवमेंट की दिखा रही है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। इसके अंदर भी और दे रखा है। अभी जितने भी क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल गए हैं बेटा, ये 1-1, 2-2 के नहीं आते थे। पहले लास्ट ईयर तक 3-3 नंबर में पूछे जाते थे। जो पीछे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया, ये भी पहले 3 मार्क्स में पूछा जाता था। ये वाला जो क्वेश्चन करवाया ये भी 3 मार्क्स में पूछा जाता था, और अभी जो समझाऊंगी वो भी 3 मार्क्स में। बट यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, 1-1 नंबर में पूछे गए हैं। पूरी तरह से पेपर को लेंथी बनाने की कोशिश की गई है। आपको मैं फिर कह रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट बना के रखना है। अगर टाइम मैनेजमेंट से क्वेश्चन पेपर नहीं किया तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकती है, पेपर को सोल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और टाइम के साथ आपका पेपर पूरा नहीं होगा और आपका पेपर जो है वो रह जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मैम ने क्या कहा था। उसके बाद इसका और क्वेश्चन है, उसमें क्या दिखा रखा है बेटा, विजिबल एक्सपोर्ट्स 100 है, विजिबल इंपोर्ट्स इनविजिबल और जो 70 है, और विजिबल इंपोर्ट जो है वो 30 है, और जो हमारे पास में नेट करंट ट्रांसफर है वो कितना है, 15 है। अब देखो नेट करंट ट्रांसफर हमारे पास कितना दिखा रखा है, 15 दिखा रखा है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बी, सरप्लस 5 बचा है। कैसे, जैसे जैसे अगर मैं बताऊं आपको, तो ये आपके पास क्या है,
एक सेकंड में थोड़ा सा पूरा ब्लैक बोर्ड मेरा भर गया है, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर लूं, फिर आपको आगे समझाती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है ये। आपको यहाँ पे दे रखे हैं सारी चीजें, क्रेडिट वगैरह सब कुछ। तो देखिए पहले आपको कर लेना है 100 + 70 जो कि आपके क्रेडिट्स को दिखाएगा, 150 + 30 जो कि आपके डेबिट्स को दिखाएगा, मतलब पेमेंट्स को दिखाएगा। यहाँ आपका ये टोटल हो जाता है 170, यहाँ हो जाता है 180। अब आपके पास 170 जो है और ये 15 आपके पास पहले के हैं, तो ये कितना हो गया 185 हो गया। यहाँ कितने थे 180, टोटल कितना बचा 5, तो 5 आपका क्या हो जाएगा सरप्लस। यहाँ पे 5 आपका क्या हो जाएगा सरप्लस। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 के और का जो ऑप्शन जाएगा दैट इज बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए, रीजन आर, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। बेटा इसमें एक असर्शन दे रखी है जो कि ए को शो करेगी, रीजन दे रखी है जो कि आर को शो करेगी। अब असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी होते हैं। इन क्वेश्चंस को समझने से पहले हमें पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको सबसे पहले बड़े ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को मतलब लाइंस को पढ़ना है, उसके बाद देखना है क्या असर्शन पूरी तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद आपको देखना है कि जो रीजन है क्या उसको रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। अब देखिए बेटा जो क्वेश्चन आपके पास में वो है एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, वेयरएज एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट द एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बेटा कह रहा है कि जो पहली है एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को, और एक्स एंटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल को। तो बेटा ये बात गलत है, मतलब ये जो बात कही जा रही है बिल्कुल गलत है। सेकंड चलते हैं रीजन एट इक्विलिब्रियम लेवल एक्स एंटी लेवल एट इक्विलिब्रियम लेवल एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल। अब एक्स एंटी सेविंग्स और जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो हमेशा इक्वल होती हैं। क्या ये बात सही है? तो हाँ बेटा ये बात सही है। तो हम इसके ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, असर्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड आर, चूज ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। असर्शन दे रखी है सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल इनकम। अब देखो बेटा आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो सेविंग है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ये किसको दिखाते हैं माइनस को, ये किसको दिखाते हैं पॉजिटिव को। तो पहली स्टेटमेंट तो यहां से समझ आ गई होगी कि जो सेविंग्स है वो कैसी होती है, मतलब नेगेटिव के अंदर जाती है। उसके बाद सेविंग रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो बेटा इसकी जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। बोथ असर्शन ए रीजन आर ट्रू, दोनों ही कैसी है बिल्कुल सही है। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आपकी स्टेटमेंट ए भी ठीक है और उसका रीजन भी ठीक है, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर रही है। तो जो इसका ऑप्शन है वो बी जाएगा। असर्शन ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। इसके अंदर ये लिखा जा रहा है आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, फिर से हमें सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है। देयर आर ओनली टू फर्म्स, वहां पे दो फर्में हैं ए और बी। फर्म ए सोल्ड करती है 2000, फर्म बी सोल्ड परचेज करती है 1000। फर्म बी एक्सपोर्ट गुड्स 2500 एंड हैड डोमेस्टिक सेल 1500। कैलकुलेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपी एमपी हमें निकालना है इफ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 200, कि जो कंजप्शन है वो कितना है 200 है। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2800, मतलब 2800। होना कैसे वो देखो, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सेल्स लिख लेनी है ए की, फिर आपको लिख लेनी है इस तरफ बी की। इसमें आपको पता है कि ये परचेज हुआ है 1000 का, इंटरमीडिएट कंजप्शन जिसे बोलते हैं, और उसके बाद में जो सेल्स है आपके यहाँ पे कितने थे 2000 की, जिसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोल देंगे। उसके बाद में दूसरी तरफ हमारे पास में क्या है, जो सेल है वो आपके पास में है 2000 की। उसके बाद जी वी ए हम निकालेंगे एमपी। ये कैसे निकलेगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास में जी वी ए एम पी, ये 1000 हो जाएगा। 2000 में से अगर 1000 को हम माइनस, यहाँ 2000 है, इसमें से अगर हमने 1000 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा 1000। दूसरी तरफ ये कितना हो गया था, ये हमारे पास था 2500, मतलब 2000 तो हमारे पास पहले था ये, तो ये हो जाएगा 2500 प्लस 1500।
और ये आ जाएगा 4000 माइनस में 2000 इक्वल टू 2000। अब देखिए बेटा, हमारे पास GVAMP कैसे आता है, जब हम A प्लस B को जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये कितना आ गया, टोटल आ गया ये हमारे पास में 2000। ठीक है, तो जो GDP MP जो हमारा है वो 3000 है और ये 2000 है, ये 2000 नहीं 200 है ये हमारे पास। ये आंसर आ जाएगा इसका 2800। ठीक है, हो सकता है समझ नहीं आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोबारा करवाएंगे, ये सब थोड़ा जल्दी में है, अदरवाइज ये चैप्टर ये जो सैंपल पेपर है बहुत बड़ा चला जाएगा। तो आपको सिर्फ समझना है इसका आंसर कितना आएगा, 2800 मतलब 2800। आपको दोनों तरफ इसमें ध्यान रखना है कि कैसे कैसे सोल्व करना है। पहले सेल ए और फिर मतलब पहले फॉर्म ए और फिर फॉर्म बी को यहाँ काउंट करना है और फिर आप इसको जो आंसर है वो निकाल सकते हैं बड़े ही इजिली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर अ फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट। अब आप सबको पता है बेटा कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो किस तरीके से शो की जाती है। हम उसको हमेशा बनाते हैं ऐसे, इस तरफ हमने ले लिया रुपीस को, यहाँ हमने ले लिया डॉलर को, और ये वाली जो रेट है यहाँ जो रेट डिसाइड होती है इसे बोलते हैं फ्लेक्स एक्सचेंज रेट। हम ये वाली डायग्राम इसे बोलते हैं। तो आपको डायग्राम बनाना है, इसको एक्सप्लेन करना है और बड़े ही इजी आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका ये, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरे सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बड़े ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला है इसके अंदर कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इन द बीओपी अकाउंट। अब देखिए बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का था, तो आपको ऐसा नहीं कि 3 मार्क्स में ऐसे ही करके छोड़ देना है। आपको क्या करना था, आपको बताना था डायग्राम को एक्सप्लेन करना था, होता क्या है ये बताना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन था वो बताया जा रहा था कि मतलब किस तरीके से क्या होती है अकोमोडेटिंग आइटम, क्या होती है ऑटोनोमस। तो बेटा जो ऑटोनोमस आइटम्स होती है वो अबव द लाइन लिखी जाती है, अकोमोडेटिंग बिलो द लाइन लिखी जाती है। जो ऑटोनोमस आइटम होती है वो प्रॉफिट मोटिव होती है और जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती है वो प्रॉफिट से परे होती है, प्रॉफिट में नहीं आती है। ऑटोनोमस आइटम जो होती है बीओपी में इम्बैलेंस क्रिएट करती है, अकोमोडेटिंग आइटम जो है बीओपी में इम्बैलेंस को क्रिएट नहीं करती है। ऑटोनोमस आइटम जो होती है वो करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों पे मतलब इफेक्ट करती है, जबकि अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट करती है। ये जो ऑटोनोमस आइटम्स होती है वो फिक्स और फ्लेक्सिबल दोनों ही इम्पैक्ट करती हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फिक्स जो रेट होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है। ये भी मैंने बड़ा जल्दी में समझाया है, हम बाद में जब कंसेप्ट पे आएंगे जब समझ जाएंगे, बट आपको ये सारी चीजें देनी है। एक तरफ आपको अकोमोडेटिंग लिखना है, दूसरी तरफ आपको ऑटोनोमस लिखना है। हो सके तो आप इसके बेसिस भी बना देना, जिसके बेसिस पे आप उसको अलग कर रहे हो, लगता है नहीं कर पाएंगे तो इसे स्किप कर देना, आपको फिर इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, इफ एन इकोनॉमी plans to increase its income by 2000 crore and the marginal prosperity to consume is 75, estimate the increase in investment required to achieve the target in income। ये कह रहे हैं बेटा, एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक इकोनॉमी है 2000 करोड़ से इसे मतलब वो करती है, स्टार्ट करती है, इनकम जो है उसकी ये है, एमपीसी की वैल्यू 75% है। तो हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी या फिर इनकम जो है वो कितनी हो पाएगी। तो देखिए बेटा, एक बार मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई, यहाँ पे क्या है दे रखा है, गिवन है। डेल्टा वाई जो है वो बेटा गिवन है, कितने दे रखी है डेल्टा वाई 2000। एमपीसी की वैल्यू ये भी हमारे पास गिवन है, एमपीसी की वैल्यू कितनी है 75%। 75% मतलब 75/100 इक्वल टू 0.75 मान सकते हैं इसे। इतना ये गिवन है, ये गिवन है, हमने इसको सोल्व कर दिया। इतना आगे निकालना क्या है, डेल्टा आई। डेल्टा आई की वैल्यू हमें निकालनी, के इक्वल टू कितना होता है 1/MPC। के की वैल्यू कितनी होती है, के इक्वल टू 1/MPC। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 1 MPC की वैल्यू हमें पता ही है 0.75 और ये कितनी आ जाएगी 4। अब निकालने के इसे के इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और यहाँ पे हमने डाल दिया वाई इक्वल टू 2000 डेल्टा आई, ये इस तरफ गया ऊपर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 2000 अपॉन डेल्टा आई। और डेल्टा आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 500 करोड़। ठीक है, अगर क्वेश्चन करोड़ में पूछा गया है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 करोड़। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, एज पर द फॉलोइंग पब्लिश इन द इकोनॉमिक टाइम्स। कोई पब्लिक
पब्लिश हुआ था एक कंसेप्ट या फिर एक न्यूज इकोनॉमिक टाइम्स में 26 दिसंबर 2021 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ है उसकी बता रखी है 8,710 करोड़ इन द सेकेंडरी मार्केट ओवर द लास्ट 4 वीक। ड्रेन आउट द एक्सेस लिक्विडिटी ज्यादा हो गई। आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज बिहाइंड दिस टाइप ऑफ एक्शन प्लान ऑफ द रिजर्व बैंक। देखो बेटा, क्वेश्चन मैंने हर बार जब भी चैप्टर पढ़ाया होगा एक ही बात बोली है। क्या बोली है? कि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है कंसेप्ट वही है जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं, पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में यहाँ बात हो रही है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मॉनेटरी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के, वो होते हैं जो कि आरबीआई लगाता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। वो क्या करता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है जिसमें सेल और परचेज होता है सिक्योरिटीज का। ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया और फिर से समझा रही हूँ। तो यह जब आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, बट भाई यूज कैसे करना है। तो इसने क्या बोला है कि यहाँ पे जो ओपन मार्केट सिक्योरिटीज है उसको सेल कर दिया। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब सिक्योरिटीज को जब सेल कर दिया तो लोगों से पैसा उसने क्या कर लिया? ले लिया। मतलब आरबीआई ने मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज को सेल कर दिया। सिक्योरिटीज तो मार्केट में चली गई, बट हुआ क्या? उसके बदले जो पैसा था वो मार्केट से ले लिया। पैसा मार्केट से ले लेने से क्या हुआ कि लोगों की परचेजिंग पावर डाउन चली गई। लोगों की परचेजिंग पावर डाउन जाने से क्या हुआ? जो कि डिमांड कर रहे थे वो डिमांड भी क्या होगी? डाउन होगी। और जो प्राइसेस बहुत ही हाई हो रखे थे, इन्फ्लेशन आया हुआ था, वो करब हो जाता है। तो यहाँ पे पूछे गए कि उसके कोज क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और क्यों आरबीआई ने ये चीज लगाई। आप इजिली एक चेन इफेक्ट समझा सकते हो, एक से जुड़ के दूसरा बनता है। इस मेन जो कॉन्सिक्वेंसेस ये है वो इससे परिणाम ये होगा कि जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या इन्फ्लेटरी गैप आया है वो खत्म हो जाएगा। आप इसके बारे में ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप जितना लिख पाओ मैक्सिमम, बट आपको याद रखना है कि 4 मार्क्स का है तो अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स के वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। एक्सीड कर दिया तो हर टाइम पे भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि 1-2 लाइन से 1-2 सेंटेंसेस से आपका एक्सीड मतलब हो जाएगा। आपको मैक्सिमम एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। Question number 15. Read the following text carefully. Discuss briefly the relevant function of the central bank indicated. Recently, Reserve Bank of India (RBI) conducted a statutory inspection for supervisory evaluation against a commercial bank. The commercial bank was imposed with the standing penalties owing to the deficiency in the regulatory complaints. As per the central bank, the inspection relieved on the non-compulsions wise different direction issued by the RBI on the following fronts. ये कह रहा है कि कुछ कमियां पाई गई थी इनके रिगार्डिंग जो नीचे 3 दे रखी हैं। तो ये पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन है। आरबीआई के फंक्शन है, बैंकर्स का बैंक होता है, सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है, मनी इश्यू करने का काम करता है, बहुत सारे फंक्शंस है। बट यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? हमें केस स्टडी है, जैसे बिजनेस में केस स्टडी बनती है सेम वैसे यहाँ पे केस स्टडी पूछी गई है। तो बेटा ये सुपरविजन का है, कंट्रोलिंग है एक तरीके से, बैंकर्स बैंक वाला है, बट मेन फोकस किस पे करना है? जो बैंक का सुपरवाइजरी रोल है वो इसके अंदर आ रहा है। आप उसको पूरे को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे पूरी तरीके से। इसी में एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, रिवर्स रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड, डू यू एग्री विद द गिवन? बिल्कुल। देखो बेटा, आप सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। ये कह रहे हैं कि जो रिवर्स रेशियो है और क्रेडिट क्रिएशन है दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर आरबीआई इसकी रेट बढ़ा देता है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, कमर्शियल बैंकों के पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो लोगों को पैसा क्या देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर ये इंक्रीज होती है तो मनी क्रिएशन जो है वो कम हो जाती है। आपको याद रखना है, ये बिल्कुल सही है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? बिल्कुल एग्री करते हैं हम इससे। अगला आता है डिफाइन, मतलब क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर। इसके बारे में समझाना है और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो सीधी सीधी बात है, इसकी इंपॉर्टेंस है प्राइस लेवल में क्या चेंज आया है उसको जीडीपी डिफ्लेटर समझाता है। बेस ईयर से करंट ईयर तक क्या चेंजेस आई है प्राइसेस में, इसको कौन दिखाता है? जीडीपी डिफ्लेटर। फार्मूला आपको मैंने बताया दिया है, फार्मूला बताओगे, समझाओगे कैसे चेंजेस को दिखाता है, वो सारा इसके अंदर लिखना है। उसके बाद आता है स्टेट, ये तो स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 प्रिकॉशंस। कौन कौन सी प्रिकॉशन नेशनल इनकम की काउंटिंग करते वक्त एक्सपेंडिचर मेथड में लेना है। तो आपको याद रखना है
ट्रांसफर जो पेमेंट्स मतलब जितने भी ट्रांसफर वाली चीजें हैं जो उसके पैसे को काउंट नहीं करना है, सेकेंड हैंड गुड्स पे किया गया खर्चा काउंट नहीं करना है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर जो वो काउंट नहीं करना है। इन शॉर्ट आप कहोगे कि मैडम ये तो दूसरे के थे, नहीं, आपको कोई भी ऐसी चीज जो कि खर्चे के अंदर काउंट हो रही है और जो प्रिकॉशंस आपने वहां लिए इनकम में और उसमें, तो वो यहाँ पे भी एज इट इज ही होती है, बस वो इनकम के रूप में ट्रीट की जाती है, ये एक्सपेंडिचर के रूप में। आप इसमें ये लिख देंगे। और फाइनली बहुत ही स्पीड से फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन दैट इज 17, कंपेयर द ट्रेंड। आपको दिखा रखा है, सिर्फ आपको जो दे रखा है ग्राफ उसको दिखाना है। वो ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है, तो ग्राफ में हमें ट्रेंड दिखा रखा है फिस्कल डेफिसिट का, प्राइमरी डेफिसिट का। जो भी आपने एनालाइज किया आप उसे बता देंगे। इसका बी ऑप्शन है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट बजट। आज कह रही हूँ, आगे आने वाले वीडियोस में कहूंगी, गवर्नमेंट बजट एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव्स का। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछ ही लिया जाएगा, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज को बांट देना, टैक्स लगाकर अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर टैक्स लगा देना, पैसा इकट्ठा करना, वहां से सब्सिडी के रूप में बांट देना, यही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, जो एसेट्स लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले, और कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती है जो एसेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट डाले, या तो एसेट्स को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे या जो भी कुछ करे, मतलब इम्पैक्ट डालेगी, और रेवेन्यू रिसिप्ट इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। आपको समझाना है विद द सुटेबल एग्जाम्पल। मैं उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आपको ही बियर करना है, इनडायरेक्ट टैक्स जो दूसरे के ऊपर डाला जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट मतलब जीएसटी, जितने भी प्रोडक्शन टैक्स होते हैं, वेट, जितने भी सभी से में आएंगे। तो देखिए बेटा, आज मैंने आपको चाहे कितनी ही स्पीड से करवाया हो, बट मैक्रो का पूरा जो पोर्शन था वो कंप्लीट करवा दिया। 17 क्वेश्चन मैक्रो के थे जो मैंने समझा दिए। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो दूंगी उसमें इंडियन इकोनॉमी को लेकर चलेंगे। और मैं आपको फिर से बोल दूं कि मेरे इस चैनल के थ्रू आपको मैं पूरा जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू इस सैंपल पेपर, अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, हर तरीके से सीबीएसई को ध्यान में रखते हुए मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।